पाताल लोक के की वर्कर्स ललन टॉप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? पहले तो लॉकडाउन कैसा चल रहा है ये बताएं। आप बताइए ना, आपका कैसा चल रहा है? हम तो खबरें दे रहे हैं लोगों को, सिनेमा बस जगत में जितनी भी खबरें आ रही है दे रहे हैं। एक ही नाव की सवारी है सबकी सब। हाँ ये तो है। हाँ, लेकिन बड़ा दुखद है यार, जिस तरह से हाँ बातें सर, संचाल है बाहर, बहुत दुख होता है। इट्स वेरी सैड। आप दोनों बड़ी एक लाचारी फील होती टाइम है। बाद देख रहे हैं? जी, आप दोनों एक दूसरे को कितने टाइम बाद देख रहे हैं? काफी हम टाइम तो बाद काफी टाइम बाद। क्यों साथ में? बातचीत कल होती हमने रहती है। कल एक दूसरे को सुना था हमने। हाँ। देख बहुत बहुत अरसों बाद है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम ललन टॉप पर। बड़ा बेसब्री से इंतजार था क्योंकि कुछ कुछ बातें जाननी थी आपसे, ऑफ कोर्स पाताल लोक के बारे में एंड बाकी भी जो आपके शानदार रोल्स रहे हैं उनके बारे में। तो शुरुआत ऑफ कोर्स हम पाताल लोक से ही करेंगे। जयदीप, आपके कैरेक्टर से करते हैं कि मतलब नाम है हाथी राम पुलिस वाले का, लेकिन उसको चीटी राम समझा जाता है, डिस्करेज किया जाता है बेसिकली। तो वो प्रूव भी करना चाहता है खुद को और सब कुछ। तो एक ऐसा दौर एक्टिंग में भी रहा होगा जब आप प्रूव करना चाहते होंगे खुद को। तो वो वाली जो कहते हैं ना फाइटिंग स्पिरिट, वो उस स्पिरिट ने इस कैरेक्टर को बनाने में कितनी हेल्प की? आई थिंक वो सिर्फ एक्टर को लेके नहीं होता है, मुझे लगता है हम बहुत सारे लोगों को देखते भी हैं, उससे पहले भी देखते हैं, सिर्फ एक्टिंग के फील्ड में नहीं है, हर जगह है। हम आथराम जैसे लोग जो अपने आप को जो समझते हैं कि मतलब आसपास लोग समझते हैं कि वो फेलियर है, बट आपको अंदर से पता है कि आप कर सकते हो अगर सही सही अपॉर्चुनिटी मिले। तो हर फील्ड में हैं ऐसे लोग। तो हाथीराम उन सब का मुझे लगता है कि एक रिफ्लेक्शन है उस तरह से। और अपनी लाइफ से भी बात आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हाँ, तो उस दौर को फाइट करने की मैं कह रही हूँ, अगर उस दौर को अगर हम याद करें तो उस वक्त फाइटिंग जो एक जील रहती थी कि मैं कर जाऊंगा, तो वो कौन सी एक चीज थी जो आप तब फॉलो किया करते थे? हाँ, कोई मेरे ख्याल से कोई एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप आसपास के लोगों को देखते हो, आप उस फील्ड के लोगों को देखते हो, आपको ये भी पता है कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब कुछ और कर नहीं सकता हूं मैं मुझे कुछ और आता नहीं है ठीक से करना। तो यही एक चीज थी जो कर सकता था और करना चाहता था। और इसी बाकी किसी भी चीज में बड़े जल्दी बोर हो सकता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो बस आपने हम देखते हैं अपने सीनियर एक्टर्स को, अपने काम को, लोगों के काम को। और थैंकफुली फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, तो एक बैच है आपका जो आपको डायरेक्टली लोग जानते हैं 10 साल से। तो दोस्त लोग हैं, कभी कभी जब बहुत ज्यादा लो फील करते हो तो आप बैठ जाते हैं उनके साथ और वो आपके साथ बैठ जाते हैं। तो हंस बोल लेते हैं थोड़ी देर के, बहुत लोग हैं, टेंशन मत लो, हो जाएगा, चलते रहो। अच्छा, नीरज जी आप ये बताएं कि जर्नलिस्ट संजीव, तो जर्नलिस्ट का इस वक्त मतलब हम लोग सभी बहुत मुश्किल दौर से निकल रहे हैं। तो ये पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मैनरिज्म्स जब जर्नलिस्ट के अपने अंदर इम्बाइब किए होंगे इस रोल के लिए, तो अभी क्या है कि सभी जर्नलिज्म की सहारे हैं लोग, जो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट हैं उनको फॉलो करते हैं, फिर गुड और नॉट सो गुड की जर्नलिस्ट की डिबेट भी होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब इस रोल को बना रहे थे तो आपके हिसाब से जर्नलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, वो कौन सी चीजें थी जो आपने कहा कि ये तो टिक मार्क सबसे पहले की जाए, उसके बाद ये कैरेक्टर बनेगा? एक तो ये है कि मैं ज्यादातर मैनरिज्म्स को इतना फॉलो नहीं करता हूँ जितना मैं एक किरदार का जो मानसिक स्थिति है उस पर काम करता हूँ। तो शुरुआत में काफी कुछ पढ़ना पड़ा मुझे। जो हमारे यस्टर ईयर्स के जर्नलिस्ट थे, जो हीरो जर्नलिस्ट थे हमारे 1990 से लेकर मैं कह रहा हूँ कि 2010 तक, उनके बारे में पढ़ाई की, सर्च किया, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश की कि उनका फिलॉसफी क्या था, वो क्यों इस तरीके के जर्नलिज्म में इन्वॉल्व थे, साहस कहाँ उन्हें मिलती थी वगैरह वगैरह। तो वो करने के बाद फिर जर्नलिज्म एज अ होल यू हैव टू टेक, ये नहीं कि आप किसी एक जर्नलिस्ट को लेकर आप फिर उसका एक मिमिक करें या कुछ करें। वो एक थॉट प्रोसेस होता है और उस थॉट प्रोसेस को दर्शकों तक पहुंचाना एक एक्टर का काम होता है, मैं ये मानता
तो जो टिक मार्क्स जो थे वो वहीं से मुझे मिले, जो जो हमारे जर्नलिस्ट है और जो आज के जो जर्नलिस्ट हैं, टीवी टेलीविजन जर्नलिस्ट, तो इनके जब आप पढ़ाई करते हो, आप जब समझते हो कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों इस तरह के काम करते हो, जो भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों को अगर आप लें एक साथ, तो अपने आप ही आप एक मानसिक स्थिति बनाते हो अपने किरदार का, और वो आपका मेन ट्रेट होता है। उसके बाद जो बाकी जो आपके फिजिकल इंटेलिजेंस आपका जो है वो अपने आप बनना शुरू हो जाता है, और इमोशंस उसी तरह से आप फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि मैं ज्यादातर रिएक्टिंग में इतना बिलीव नहीं करता हूँ जितना मैं रिस्पॉन्डिंग में बिलीव। एग्जैक्टली। और यदि लाइक कमिंग ऑन टू ऑफ कोर्स कैरेक्टर तो है ही हाथीराम का, लेकिन एक चीज उसके अंदर सबसे ज्यादा नोटिसेबल है ना, वो ये है कि आप उन एक्टर्स में से आते हैं जो जिनकी कॉपी नहीं की जा सकती, मतलब इन द सेंस इट्स लाइक डिफरेंट ऑल द वे। और ऐसा हम लोग सुनते हैं कि जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कॉपी नहीं की जा सकती, है ना। तो ये जो रहता है ऑफ कोर्स, तो ये जब एक एक्टर प्रिपेयर हो रहा होता है ना, तो उस वक्त ये वाली चीजें ना हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस तरीके के एक्टर बनेंगे। तो आपके सारे रोल्स में वो देखने के लिए मिलता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हेन यू प्रिपेयर अ रोल, तो वो एक जैसे कहते हैं ना एक एक्टर की प्रोसेस, वो क्या रहती है? देखिए, एक तो ये होता है कि हर एक किरदार के लिए ना थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है। बट जो सबसे बेसिक्स है वो ये है कि मुझे उसको ना पढ़ना होता है। उसको जितनी बार पढ़ता हूँ ना, मुझे उसमें उसी में ट्रेड्स दिखाई देने लगते हैं। अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। अगर राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है तो फिर आपको ढूंढने पड़ते हैं, और जो मिल जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप जो लिखा गया है उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा लॉजिकल एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ तो मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, जब तक कि जैसे अभी नीरज सर कह रहे थे कि उसकी जो साइकी होती है ना, वो आप उसके नजदीक जाना शुरू कर देते हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज थिंकिंग। वो इंसान कैसा है, वो ऐसा क्यों है, ये जानना जो है, उसका जवाब कई बार नहीं मिलता है, पर ये सवाल पूछना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि क्यों ऐसा हाथीराम कर रहा है। अगर वो किसी आदमी, उसको पता है कि जान का खतरा है, पर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास पीछे हटने कोई रास्ता नहीं, उसके पास दूसरा चारा नहीं है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको, शायद अगला मौका मिले ही नहीं अपने आप को प्रूव करने का। तो जब भी कोई किरदार होता है तो मैं उससे बस यही उसको पढ़ता रहता हूँ, जब तक कि उसका जो एक फ्लो है वो थोड़ा सा बड़ी सहजता से मेरे साथ बात करने लगता है, मतलब, या मैं उसके साथ बात करने लगता हूँ। तो आई थिंक कोई एक प्रोसेस नहीं है। कई बार वो बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू आपको खींच के लेके आना पड़ता है जी। क्योंकि कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल अप्रोच हो नहीं सकती उस कैरेक्टर को करने के लिए। कई बार ऐसा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कमांडो का था विलेनियस कैरेक्टर, वो बड़ा आउट ऑफ द ब्लू कैरेक्टर है, उसका कोई लॉजिकल बैकग्राउंड नहीं हो सकता उसका। एक आदमी जिसकी आंखें नहीं है, जिसकी पुतलियां नहीं है, पर वो उसको दिखता है। अब इसको कैसे बिलीवेबल बनाओगे? तो आप अपने बिलीफ के साथ कूदते हो उसके साथ कि चलो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि आदमी ऐसा है, अब देखते हैं ये कैसा क्या कर रहा है। तो उसके साथ साथ अगर मैं हाथीराम की बात करूं तो मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब मैं हाथीराम पढ़ रहा था ना, तो मैंने पता नहीं उसको पूरी सीरीज को कितनी ही बार पढ़ा है। मैं उसको हर दूसरे दिन उठा देता। पहले महीने तो मैंने उसको हर दिन पढ़ा है, हर दिन जितना खत्म हुआ उसके आगे शुरू किया, अगले दिन शुरू किया। तो एक टाइम बाद मुझे हाथीराम की चाल समझ में आने लगी। मुझे कई बार अपने डैड दिखाई देते थे उसमें, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं उनके जो बिल्कुल मेरे पापा की तरह रिएक्ट करते हैं। वो किरदार ही ऐसा लिखा हुआ है कि उसमें ये रिएक्शन है ना, मेरे पिताजी करते हैं यार, ये जिस तरह ये हरकत की है इन्होंने। तो बड़ी सहजता से शायद 15-20 दिन बाद मुझे पापा दिखाई देने लगे उसमें। और मुझे उनकी एक वॉक है जो बड़ी सहजता से चलते, जब वो बड़े आराम से चलते हैं तो उनका है कि एक हाथ ज्यादा हिलता है, एक नहीं चलता है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। तो वो दिखने लगा, तो उसकी एक परछाई सी दिखने लगती है, और उसके साथ आप इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो। लाइफ में ही, नॉर्मल लाइफ में अपने आप होता है, वो बड़ी सहजता के साथ होता है, वो ऐसा जबरदस्ती का नहीं है। अगर किरदार इतनी बारीकी से लिखा गया हो तो
फिर धीरे धीरे चीजें जुड़ती चली जाती है, फिर आप अपने फिर आप डायरेक्टर के इम्प्रोवाइज साथ करने लगते हैं और सब। हाँ, फिर वो अपने आप धीरे धीरे बनने लगता है, पता नहीं वो एक दिन कब शेप लेता है कब नहीं लेता है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ठीक जा रहा है, कई बार लगता है नहीं जा रहा है। तो उस वक्त फिर आपको एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, उस वक्त आपको एक बंदा चाहिए जो आपको बताए कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि कई बार हम उसको सिर्फ एक सिंगल एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हैं। अब वो पूरी कहानी के कॉन्टेक्स्ट में कई बार आप हो सकता है भटक जाओ जी। तो वो एक वॉच होनी जरूरी है पीछे से। जैसे आपने कमांडो फिल्म का जिक्र किया, ऑफ कोर्स वो बहुत ही रेयर कैरेक्टर है, क्योंकि मतलब फनी भी है और साथ में विलेन भी है, मतलब इट्स लाइक मिक्स जो कि बहुत ही इलॉजिकल है, बहुत इलॉजिकल है। हाँ, तो ऑफ कोर्स विद्युत जामवाल के साथ आप जब एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब उनका तो एक्शन इतना फेमस है और आप एकदम हार्डकोर वाले, मतलब एक्टर वाला सीन है और आपको बहुत डिफरेंट लोग हैं जो साथ में जुड़ रहे हैं। तो जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि विद्युत जामवाल के साथ जब एक्टिंग करनी होती है, क्योंकि वो आई डोंट नो इज फ्लाइंग, ये क्या कैसे वो कर रहे होते हैं, मतलब रियल में ही सब कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ये सच में हो रहा है क्या? तो क्या आपको भी सच में होता है? तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि मतलब आसपास ये आदमी उड़ रहा है मेरे और मुझे एक्टिंग भी करनी है, मुझे सब कुछ करना है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ना बड़ा सही सवाल पूछा है। बट क्या होता था ना कि आप फिल्म में देखोगे ना, फिल्म में टोटल पूरी फिल्म में 3 मुलाकातें हैं हमारी। हाँ। पहली बार जब वो उसको ब्रिज पे मिलता है, चाहे उसको पानी में फेंक देता है। सेकंड टाइम जब उसको मैं मिलता हूँ तो उसको गोली मार के मैं उसको खाई में फेंक देता हूँ। तीसरी बार क्लाइमैक्स में, उसके अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। तो क्या होता था, बड़ा अच्छे से डिजाइन, ये बहुत सारा शूट जो है मनाली में हुआ था। तो फिल्म का दिन का पहला हिस्सा एक्शन शूट होता था, बाद का हिस्सा जो था सीन वॉकी जो टॉकी सीन होते थे वो होता था। तो दोनों भाई शाम को आके बैठते थे, वो अपना दुखड़ा रोता था, मैं अपना। दोनों शाम को होटल आए कि आज ये गलत हो गया, आज ये गलत हो गया, और जो मैं अपना बोल सकता था अरे यार वहां फंबल मारे मैंने, वहां फंबल मारे। तो दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह से सहायक हो गए थे, क्योंकि वही एक तरीका था, दूसरा कोई था भी नहीं, एक्टर भी नहीं था कोई। और फ्रेम में देखा जाए तो पूजा थी। तो बड़ा मजेदार होता था जब कोई एक्शन सीक्वेंस आता था, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत थोड़ा सा था। तो मेरा कोई वैसा वाला सीक्वेंस नहीं था, पर जब भी कोई ऐसा सीन आता था जहां बात करनी होती थी, तो विद्युत बड़ा इस मामले में बहुत ही साफ और स्पष्ट आदमी, ऐसे स्क्रिप्ट लेके पहुंच जाता था, भाई आओ बैठ के लाइनें करते हैं, ये एक्स्ट्रा काम दे दिया मुझे आज। तो वो लाइन आती थी तो बड़ा उसको बड़ी टेंशन होती थी। पर एक्शन इतना खतरनाक है वो कि मैंने देखा है, तो सब लाइव आंखों के सामने होता है, तो आप बैठे बैठे खाली ऐसे देखते रहते हैं, कैसे करते हैं लोग। आप सोचते होंगे इसका तो ये उड़ उड़ के भी काम चल जाएगा, मुझे तो एक्टिंग करनी है भाई। नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है मैम, हमें लगता है बड़ा सारे एक्शन तो ऐसे ही हो जाता है, वो जानलेवा काम है। तो वो एकदम परफेक्शनिस्ट है इस मामले में, कैसे काम करते हैं वो एकदम, मतलब उनको वो देखने में लगता है ना, एक शॉट है, वो एक शॉट जो है वो, क्योंकि वो इतना सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो कभी काम वर्क नहीं करेगा, वो वर्क ही नहीं करेगा एक्शन। अगर आपने वो सही टाइम पे सही लैंडिंग और सही पंच और सही किक नहीं लगी, वो कैमरे में दिखाई देता है, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत। And Neeraj ji, I have seen both. I have seen Tiger also, or I have seen Vidyut also. Yes. Of. But say they have crazy fan following and they are like superb at what they are doing. Oh yeah. है ना? नीरज जी, जैसे उनकी एक्टिंग प्रोसेस की बात हो गई है, मुझे तो वो जानना है कि जब आप मुझे भी जानना है एक्चुअली। के 18 किलो कम करके इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे डाली शिप ऑफ सीसस में, आई वांट टू नो वो कैसे हुआ और आपने कैसे किया है, बिकॉज़ दैट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। ये इससे पहले कि नीरज से जवाब दे, मैं भी जानना चाहूँ, क्योंकि हम जब काम कर रहे थे तो हमारे बहुत कम सीन है आपस में, और जब वो सीन होते थे तो इतना कभी टाइम ही नहीं मिला बैठ के बात करने का, तो ये आज अच्छा मौका है तो शिप ऑफ मंत्र लेने का। पहले तो हम उस बात कर ले, क्योंकि वो तो अमेजिंग है। अभी आप वजन घटाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान चीज है वो, अगर मैं कहूँ, क्योंकि उसके लिए आपको कसरत करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है और डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो अगर बहुत मुश्किल हो जाता है ये तो सब ये तो बहुत मुश्किल होता है जो आप बता रहे हो।
सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं हो रही है, मतलब वो आइकॉनिक है, बिकॉज आप जब हम देखते हैं विजुअली तो आप हैरान रह जाते हैं कि एक एक्टर की हाँ, डेडिकेशन अमेजिंग है। तो एक हद तक आप शरीर पर काम करते हैं, वजन घटाते हैं वगैरह। जब आप 12-15 किलो घटा चुके होते हैं तब आप स्क्रिप्ट की ओर आपकी ध्यान जाती है, और आप ये सोचते हैं कि अब मैं इसके आगे अगर जाऊं तो सिर्फ मैं वजन के लिए जाऊं या मैं किरदार के लिए जाऊं। और उसके बाद आपको जो नशा चढ़ता है कि अगर मैं इससे ज्यादा जाना चाहूं तो उसका फायदा फिर क्या होगा। सिर्फ अगर मैं वजन घटाने के लिए जा रहा हूं तो उसका फिर मैं बॉडी बिल्डर बन गया हूं, तो मैं एक्टर नहीं रहा। तो जो सीन्स थे उसमें शिप ऑफ थीसिस में, और जिस स्थिति तक मैं जाना चाहता था, जो कुछ भी मेरे मन में, शरीर में, हृदय में, जो भी आप कहिए, वहां तक पहुंचने के लिए ये वजन का घटना बड़ा जरूरी था। और डाइट भी, जो मैं खान पान जो कर रहा था उस वक्त, उस पर भी जो लिक्विड डाइट तक जाना जरूरी था, क्योंकि उसका असर, मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि उसका असर मेरे परफॉर्मेंस में पड़ने वाला है। सो इस वजह से एक हद के बाद आप किरदार की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको भूख लगी है, कि आप बिल्कुल वीक फील कर रहे हैं इस वक्त। कई बार ऐसा भी हुआ था कि शूट करते दौरान जयपुर में जी। मैं सिर्फ, क्या कहूं मैं, 20-25 मीटर तक भी मैं जा नहीं पा रहा था। एक जगह जाके मैं बैठ जाता था, ताकत ही नहीं थी उस वक्त। तो आपको लग रहा था कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि किरदार के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो एक है, ये एक नशा अपने आप, आप इसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है एक एक्टर का, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। और वो मेरे लिए जरूरी था शिप ऑफ थीसिस के जी। लिए, क्योंकि कई सीन्स उसमें आप देखेंगे, जो कुछ भी वो कहता है और जिन फिलोसफीज को वो बिलीव करता है, जिस रास्ते वो चल पड़ा है, उसके लिए ऐसा खाना, इस तरह से अपने आप को बिल्कुल पतला कर देना, ये जरूरी था। तो ये प्रोसेस रहा है उस वक्त। पर कमाल और की वो बात बहुत, ये। जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं इमोशनली, जी। वो बहुत बहुत इफेक्ट करता है आपको। आप क्या खा रहे हैं, यूनिट में इतने लोग खाना खाते थे, और जयपुर में आप समझ सकते हैं किस तरह का, हालांकि वेजिटेरियन, एकदम स्पाइसी। बड़ा ही। और ये नहीं था कि मैं अकेले कहीं बैठ के अपना, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ उठना बैठना। वो जो खा रहे वहां पर, यहाँ पर मैं सिर्फ एक छोटे से कटोरे में दाल पी रहा हूँ, बस यही मेरा डाइट है। और वहां भी जिम जाना पड़ता था मुझे, एंड लास्ट तक जिम जाना पड़ा पूरी तरह से, और आप खाना बहुत कम खा रहे हैं। और ऐसे एक बार हुआ था, मैं जयपुर में तलवलकर जिम में उन्होंने इंतजाम किया था मेरा, तो वहां पर मैं जब गया 5 बजे सुबह, तो वहां एक मुझसे बुजुर्ग एक आदमी वहां पर आए, तो मैं ट्रेडमिल पर मैं वॉकिंग कर रहा था, दौड़ने की और ताकत नहीं थी मेरी। तो वो आए और वो मुझे देख रहे थे, इतना यंग बंदा है लेकिन बिल्कुल झुका हुआ है, कंधे झुके हुए उसके, चल पा रहा है, ये जिम आने की इसकी हैसियत कैसी है। तो मुझे ऐसे देख रहे थे कि यार तू है कौन, और तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मेरे जैसे लोगों की जरूरत है, तेरे जैसे नहीं। तू पहले कुछ खा के फिर आ। जी। और सही थे वो, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद मैं वहां फेंट हो गया। फिर वहां के लोग आए, मुझे उठा के ले गए। हाँ, मैं जब चल रहा था, उसके बाद मेरे डायटिशियन, हमने वहां फोन किया बम्बई, उन्होंने कहा बिल्कुल स्टॉप एवरीथिंग राइट नाउ, एवरीथिंग। तो फिर सब कुछ बंद करना पड़ा। खैर, आपने वजन घटा के अपने रोल में और किरदार में जो वजन बढ़ाया है ना, वो अमेजिंग है सबसे ज्यादा। दैट इज व्हाई दिस इज आइकॉनिक एंड इट विल बी फॉरएवर, आई थिंक। थैंक यू। तो एक और भी है बात नीरज जी, कि ये वाली जो डेडिकेशन हम देखते हैं, ये शायद ये जो फोकस है, ये जो बल है, वो आपको उस दौर से भी मिलता होगा जब आपने ऑलमोस्ट हर काम किया था सिवाय अपने मनपसंद काम के, कि जब आपने स्पॉट बॉय बने आप, आपने किताबें बेची, ट्यूशंस पढ़ाई। तो अगर आप उस दौर में हमें ले जाएं और हमें बताएं कि उस वक्त की मनोस्थिति कैसी रहती थी। उस वक्त को मैं इस वक्त अभी यहाँ पर याद भी नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ चीजों को वहां से बयान करना चाहता हूँ। वो बड़ा एक पर्सनल जर्नी रहा है मेरा। जी। और चूंकि आप अभी कर रहे हैं,
मैं भी थोड़ा सा ताज्जुब हूँ कि आपको ये सब पता कैसे चला, क्योंकि मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। अच्छा। ये एक पर्सनल रहा है मेरा, और इससे जो मुझे आज तक शक्ति मिल रही है, ये इसलिए मैं इसको एक अपने अंदर ही रखता हूँ। ज्यादा इसके बारे में ना मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये जर्नी ऐसा होता है जैसे शिप ऑफ थीसिस में, जैसे आपने कहा, इतने सालों के बाद जब यह मौका मिला मुझे, तब मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार था, ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन चूंकि आप एक जर्नी चल चुके हैं, तो आप रेडी होते हैं हमेशा, और ये रेडी होना एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी वक्त कुछ भी काम दिया जाए, वो रेडीनेस जो है वो किताब पढ़ के आपको नहीं मिलेगी, ना ही एक्टिंग स्कूल जाके। ये जिंदगी आप किस तरह से जीते हैं और किस जुनून के साथ जीते हैं। जुनून का मतलब पागलपन नहीं होता है, जुनून का मतलब भी है। आप एक विजडम के साथ उसको जीते हैं और एक फोकस के साथ। आपको पता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य सिर्फ वही है, एक एक्टर, सिर्फ एक एक्टर बनना नहीं, एक बहुत बड़ा एक्टर बनना। ये आप लेकर चलते हैं, क्योंकि इसका फायदा सबको होता है। आप अगर अच्छे एक्टर हैं, ना सिर्फ आपको सराहा जाएगा, उससे काफी लोगों का फायदा होता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। और अभी ये खैर ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, हम सब जानते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो खासकर, क्योंकि हमने जिस एक्टर, लेजेंडरी एक्टर को देखा और सब कुछ किया, मतलब कि उन्हें रिवरेंस का एक दर्जा दिया, वो अचानक चले गए और सब कुछ हिल गया। और हमारे लिए ये ऑफ कोर्स एक अलग इमोशनल मोमेंट है। लेकिन जब हम एक को स्टार की तरफ बढ़े, जैसे आपकी तरफ, तो आपने एक को स्टार खोया है और एक ऐसा एक्टर खोया है जिसे आप एडमायर करते थे। तो वो जो उनकी, जब आपको ये खबर मिली कि वो नहीं रहे, तो वो कौन सी एक याद थी जो एकदम जहन में आ गई थी और वो जो सदा के लिए रहने वाली इरफान खान की? चूंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं तलवार में, और उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ 20 साल पहले, मैं 1994 की बात कर रहा हूँ, 95 अंदाजन, उस वक्त मैंने उन्हें लाइव देखा था एक सेट पर, टेलीविजन सीरीज वो कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने उन्हें लाइव देखा, और लोगों से उस वक्त, मुझे अभी भी याद है, मैं पूछ रहा था कि ये बंदा है कौन, कमाल का एक्टर है। तो लोगों ने कहा इसका नाम इरफान है और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का है। तो उसी वक्त से पता नहीं क्यों सीक्रेटली मैंने अपने आप से भी कहा था, क्योंकि मैं भी उसी वक्त बंबई आया था थोड़ा और पहले, और मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं। और जब ये मैंने इनको देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक कलाकार है। जिस तरह ये परफॉर्म करते हैं, और जिस तरह इनका, उस वक्त तो लोग उनको जानते भी नहीं थे, वो जस्ट उनकी शुरुआत थी उस वक्त। तो उस वक्त जब मैंने उनको देखा था, तब मुझे लगा था कि हाँ, ऐसा कलाकार होना चाहिए, ये लेवल होनी चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि 20-25 साल के बाद मैं उनके साथ एक दिन काम करूंगा, और हमारे इतने सीन्स नहीं थे। तो इसलिए दुख ये भी था कि एक इंसान को जो मैंने देखा था, जिसको इतने साल पहले, और कहां से कहां तक उन्होंने अपने आप को लाया। अब अगर तलवार की बात करें, तो तब तक वो एक इंटरनेशनल फिगर बन चुके थे, एंड ओनली कंटेम्प्रेरी एक्टर, मेरे ख्याल से कंटेम्प्रेरी मैं कहूंगा, हमारे ओल्ड मास्टर्स तो हैं ही, नसीर साहब, ओमपुरी साहब वगैरह, लेकिन कंटेम्प्रेरी दौर में मैं कहूंगा इरफान वाज द ग्रेटेस्ट दैट इंडिया हैड, एंड द बिगेस्ट फेस रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल एक्टिंग। तो तब आपको वो लॉस बड़ा ही, आपको लगता है कि बाप रे, क्या खो दिया हमने। वो बहुत, और मेरे ख्याल से सभी को ये लगा होगा, क्योंकि हाँ, मैं ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, और काम करते वक्त भी, अभी भी मुझे याद है जब हम लोग काम कर भी रहे थे, तो आप इतने टेम्पटेड रहते हैं एज एन एक्टर कि मैं ऑडियंस बन जाऊं इस वक्त और उन्हें देखूं। हालांकि शॉट ओवर द शोल्डर है, मैं आराम से ऑडियंस बन के देख सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था, चूंकि मेरा प्रोसेस ये है कि मैं किरदार में ही रहता हूँ, तो मैं निकल ही नहीं पा रहा था। जब बड़ी इच्छा थी मेरी कि मैं एक बार बस निकल के वहां से उनको देखूं कर क्या रहे हैं, बिकॉज जो मुझे सुनाई दे रहा था वो इतना अच्छा था कि मुझे लगा मैं देखो इनको, वो क्या कर रहे हैं। How amazing. और हम पढ़ रही थी जब मैं आपके बारे में, जब आपने इस बारे में जिक्र किया था, तो आपने कहा था कि एक मजाकिया बात भी हो गई थी कि आप कैरेक्टर से जैसे बोल रहे हैं कि निकल नहीं पाते हैं, तो उन्होंने कहा था अब तो निकल जाओ कैरेक्टर से। 2 टेक्स के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हो गया यार, अब निकल जाओ, हो गया, अब हंसो।
लेकिन मैं वैसे ही गंभीर चेहरे के साथ वैसे ही बैठा था। मुझे लगा था शायद एक और टेक हो, तीसरा टेक हो, चौथा हो, जब तक डायरेक्टर कट ना कहे या ओके ना कहे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं वैसे ही बैठा रहा। तो उन्होंने मेघना से कहा भी, अरे यार ये तो बिल्कुल बड़ा सीरियस हो गया। तब मेघना ने आके कहा कि हाँ नीरज सर इट्स ओके। तब फिर उसके बाद मैं फिर रिलैक्स किया। और फिर वो भी आए भी वैसे, आके जब वो गुजर रहे थे मेरे से, वो वैन तक जा रहे थे, तो ऐसे हाथ बढ़ाया दाएं ओर, जैसे कि वो हैंडशेक करना चाहते हैं। मैंने हैंडशेक भी किया, कहा कुछ नहीं उन्होंने, वो सिर्फ हैंडशेक किया, जबरदस्त हैंडशेक, और वो निकल गए। How sweet. शाहिद खान जी। ये मुझे बताएं कि ये जो जबरदस्त शिफ्ट था शाहिद खान गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो अनुराग कश्यप के साथ ना जयदीप जी, एक बात है कि जितने भी एक्टर्स से मैंने बात की है जिनकी उनके साथ एक कमराडरी रही है और उनके साथ उन्होंने काम किया है, वो उनके बारे में ना एक दीवानेपन की बात करते हैं कि वो किस तरीके से समझाते हैं अपने एक्टर को कि भाई तू ये है। तो आपको अनुराग कश्यप की और अपने उस रोल की, क्योंकि वो जहन में रहता है, गैंग ऑफ वासेपुर जब तक रहेगी अमर है वो। तो आप क्या उस बारे में मतलब मुझे बताएंगे, या ऐसी कोई ऐसी बात जो हमेशा मुस्कुरा के मजा आता है सोच के कि यार ये सही था? एक्चुअली सही बताऊं ना, मैं बहुत नया नया था, 2-3 फिल्में की थी, और सडनली एक ऐसा मौका मिल गया। उससे जस्ट पहले एक फिल्म हमने की थी चिटगांव, तो उसमें मनोज भाई थे और नवाज भाई थे, सब लोग थे हम, राजकुमार था। तो मैं बहुत ही नया था और मुझे बहुत ऐसा बस समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है अभी लाइफ में। तो सेट पे जाने में ही ऐसा लगता था कि ये, और पहली 2 फिल्म में क्या हुआ ना, सडनली आप एक फिल्म शूट से निकलते हो, सिनेमा का ट्रेनिंग लेते हो, आपको लगता है कि इस तरह का सिनेमा आपको करना है वो सब, और सडनली आपकी पहली 2 फिल्में ऐसे सुपरस्टार्स लोग हैं, बड़ा सेट है, 15-15 बैंड लगी हुई हैं, मतलब वो आक्रोश और खट्टा मीठा दोनों, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अक्षय खन्ना, प्रियदर्शन जी का सेट, राजपाल यादव, आशानी, और वो ऐसा था कि आपको लगा कि ये कहाँ आ गए, ये तो मतलब अलग ही दुनिया है। फिर जब अनुराग सर ने मुझे वो पकड़ाया और वो पढ़ा मैंने, मुझे लगा कि यार ये कुछ है जो शायद होता ना कि आप सिनेमा देखते हो वर्ल्ड का, जब आप एफटीआई में होते हो, तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल हो रहा है। अभी उनको समझ में आता है कि मेरा एक्टर कहाँ फंस रहा है या कहाँ नहीं फंस रहा है, जहां सही जा रहा होता है वो बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, और ऐसे ही करके कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, शाबाश शाबाश, सही है, अरे सही है, सही है, सही, ये कह के निकल लेंगे। और अगर कहीं फंस गए ना, तो आएंगे, वो कान में तो वो लगा ही रहते हैं, या तो गमछा पड़ा रहता है, कुछ पड़ा रहता है, वो कैसे कंधे पे हाथ रखेंगे और चलो, वो ना पकड़ा और बस 2-1 लाइन बोली कि अच्छा इसको ऊपर छोड़ दे, इसको नीचे छोड़ दे। तो मुझे उन्होंने बड़ा बड़ा स्मार्टली, बहुत ही, आई एम श्योर उनको पता चल गया कि ऐसा कुछ अभी लड़का लौंडा सीख ही रहा है, ज्यादा कुछ खास पता नहीं है इसको। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया, जहां भी उनको लगता था कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका, ना ये कहा कि ये थोड़ा सा और बेटर कर ले या कुछ कर ले। पर मेरे दिमाग में इतना जरूर आ गया था कि ये किरदार जो है, क्योंकि आप सिर्फ पहला पार्ट मैंने पढ़ा था और मुझे ये था कि वो उसका इतने बार जिक्र आता है उसके मरने के बाद भी कि ये छोटा नहीं हो सकता है, बिल्कुल इसको आप वैसे प्ले नहीं कर सकते कि हाँ चलो एक आम आदमी है। वो जो फिर से वही बात आ गई, जो बेसिक ट्रेनिंग थी कि आपको उसकी साइकी जाननी पड़ेगी, कि वो इंसान अगर उसको पुश किया गया ना, तो वो पागल हाथी है, वो खत्म कर देगा सब कुछ। जब तक शांत बैठा है तब तक शांत बैठा है, अपना काम करता रहेगा, चाहे फिर उससे पत्थर तोड़वा लो या उससे फिर वो ट्रेन लुटवा लो, वो अपने अपने उसमें रह के बड़ा शांत तरीके से काम करता है। लेकिन अगर उसको पुश किया गया तो वो आपको जान से मार सकता है। दूसरी बात, वो अंदर से ना बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी आदमी है, और वो किसी को नहीं पता है, वो खुद को भी नहीं बोलता होगा ये बात, क्योंकि उसको वो एक बार दिख जाए वो अपॉर्चुनिटी, उसके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती कि ये बड़ा होने वाला है। और इंटरेस्टिंगली यही सारे ट्रेट्स जो है वो अगली जनरेशन में जा रहे होते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम। वही सरदार खान में है, वही फैजल में है, वही दानिश में है। तो ये जो महत्वाकांक्षी होना जो इन लोगों का इस पूरी जनरेशन का एक ट्रेट था ना, वो शाहिद खान से शुरू होता है। वो निडरपन,
जो होता ना, भय मुक्त, जो होगा देखा जाएगा, और लड़ने पे आ गए तो फिर चाहे फिर सामने कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उन लोगों का ट्रेट होता है जो बड़े बड़े सिक्योर होते हैं बहुत अंदर से। वो उनको ना किसी को डरा के जीना ना डर के जीना, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया कि ये करना तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो अनुराग सर का अपना एक स्टाइल है उनको ये सब करने का। मुझे याद है वो जो फाइट सीक्वेंस था, बड़ा स्क्रिप्ट में था कि वो जाता है और फाइट शुरू होती है और फिर मारता है उसको, पहलवान को। ये पहुंचे सुबह सुबह 9 बजे, और हम वहीं धनबाद में ही शूट कर रहे थे। तो 9 सवा 9 बजे पहुंचे, एकदम फ्रेश सब कुछ। और ये बोलते हैं कि अरे सुनो 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 जयदीप, इसको ना हम वहां से शुरू करेंगे जहां फाइट खत्म हो रही है। लाइक मतलब कि आखिरी वाली मिनट बची है और मतलब लड़ाई हो चुकी है, लड़ाई लड़ ली है सबने, अब बस आखिरी मोमेंट बाकी है जहां बस जीत होनी है शाहिद खान की। मैंने कहा ओके। अब वो जो सारी फ्रेशनेस है ना, वो एकदम से दोबारा से आपको उसमें लेके जानी है। तो मैं फंस गया एकदम से। मैंने कहा इसका क्या करना पड़ेगा अब, क्योंकि अगर आप 3 लोगों से ऐसे गुत्थम गुत्था होके लड़ रहे हो, क्योंकि वो इस तरह से दिखाया गया शायद 2 घंटे से लड़ रहे होंगे, 1 घंटे से लड़ रहे होंगे, और वो फिस्ट फाइट है, वो जैसे 2 सांड लड़ पड़ते हैं वैसे वाली फाइट। तो लोग खड़े चिल्ला रहे हैं मारो मारो मारो, और पूरा माहौल ऐसा है कि मतलब वो जैसे ग्लैडिएटर्स अरीना होता था ना, वैसा माहौल बन गया। और वो श्याम सर ने वैसे डिजाइन भी कर दिया। हाँ, इट्स लाइक ग्लैडिएटर चल रहा है। तो उसकी मेकिंग में है। मैं घबरा गया। मैंने फिर दंड बैठक पेलने शुरू किए। मैं पुशअप मार रहा हूँ कि शरीर थोड़ा थके, क्योंकि आप मस्त नींद लेके आए हुए हो। वो जैसे सर बता रहे थे कि अब इसको पुश करना पड़ेगा, इस बॉडी को पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि शरीर में बहुत एनर्जी है सुबह सुबह, ऐसा भी नहीं कि शाम का सीक्वेंस है। तो मैं खड़ा खड़ा स्पॉट रनिंग कर रहा हूँ, और ये 15-20 मिनट चला। उसके बाद सांस वांस चढ़े, थोड़े से पसीना वसीना आ गया, फिर मैं उस मिट्टी में लेट गया बाहर, जो क्योंकि पिछले सीन में पिछले रात बारिश हुई थी तो उस पूरे को गीला किया गया था। तो उस अब वो खदानी है, वहां सब कोयला है, मिट्टी अपने आप में कोयले का पाउडर है, तो वहां गिरा तो वो सब काला हो गया। वो मेरे चक्कर में फाइटर भी उसी के अंदर गिरे। फिर चलो लेटो। तो ये उनका डिजाइनिंग है। अगर उसको वो डोर 4 मिनट तक खींचते रहते उस कहानी को, शायद वर्क नहीं करता। लेकिन वो जो लास्ट मोमेंट जैसे ही शुरू होता है, वो आके बोलता है कि चलिए वो शाहिद खान मार देगा उसको। कौन शाहिद खान? एंड कट टू वी सी शाहिद खान एकदम लो एंगल, मतलब अब जीतेगा वो जिसके पास रीजन बड़ा है जीतने का, जिसका मोटिवेशन बड़ा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली हैंडल करते हैं उन चीजों को। वाह, मजेदार। तो अनुराग के साथ जब मैं काम कर रहा था सेक्रेड गेम्स में, जी जी, सच में दीवानापन होता है उनके लिए। वो है खुद ही है वो एकदम आवारा, मतलब एकदम। हाँ, उनको मजा आता है सीन को, चलते सीन को क्रिएट करने में। इसके अंदर ये भी कर दो, उसके अंदर ये भी कर दो, बैठे बैठे बनाते रहते। शॉट्स के दौरान मुझे अभी भी याद है, जब मैं शूट कर रहा था उनके साथ सेक्रेड गेम्स के लिए, तो अगर वो खुश हो जाते ना शॉट के बाद, तो वो अपने आप ही वहीं खड़े खड़े ताली बजाएंगे, हैंडशेक करने लगते हैं, हाँ नाचने लगते हैं, जंप करेंगे। और एक और बार हम लोग सीजन 2 के लिए शूट कर रहे थे, उस वक्त भी बड़ा ही सीरियस एक सीन था, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पर वो एकदम नजदीक खड़े थे, एकदम नजदीक, कैमरा वेरी क्लोज एंड डायरेक्टर वेरी क्लोज। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था, तो मैंने पूछा, अनुराग आर यू गोइंग टू बी स्टैंडिंग सो क्लोज? ही सेड सर प्लीज डोंट माइंड, मुझे यहीं खड़ा होना होगा। ही वाज स्टैंडिंग देयर, और 1 टेक था हमारा। शॉट के बाद वो सीधे वहीं बैठ गए, पकड़ा मुझे और यहाँ मतलब किस किया, और इतना जबरदस्त किस किया उन्होंने। और उन्होंने कहा हो गया। मैंने कहा टेक 2? कोई टेक 2 नहीं, हो गया। हाँ, वो है जिनका है, उनको कोई अच्छा शॉट मिल जाता है ना तो वो एकदम बच्चे की तरह नाचने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जयदीप जी, ये बताएं कि 2 डायरेक्टर्स के नाम है मेरे पास आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ जुड़ी कोई बात हमें बताएं जो आपके दिल के अजीज है, मतलब जो है दिल के करीब। जी जी। एक है दिबाकर बैनर्जी, तो लव स्टोरी में हाँ दिबाकर बैनर्जी एंड जी, उनके साथ कैसा था? बिकॉज वो भी क्रेजी फिल्म मेकर हैं। बहुत ही पागल इंसान है, और उनके साथ काम करना ना, अब आप इस बात के लिए तैयार रहो कि अगर आपको, मुझे ऐसा फील होता है, अगर उनको लगता है कि मेरा एक्टर ठीक चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है, तो आपको ना निचोड़ लेंगे।
वो अनुराग की तरह नहीं है कि एक शॉट अच्छा मिल गया ना कि बस 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 हो गया, बेस्ट है ये। इनका ये है ना कि ये अब खेलना शुरू कर देंगे, ये तो मिल गया ना, आओ अब मस्ती करते हैं, अब मजे लेते हैं इस कैरेक्टर के। और वो आपको मतलब पता नहीं क्या क्या करवाएंगे उसके बाद चलते सीन में, ये छोड़ दो, अब ये यहां से निकाल दो, अब इसको इस तरह करते हैं, अब इसको इस तरह करते हैं। वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि उस स्क्रिप्ट को ना बहुत ज्यादा अलग अलग परसेप्शन से नोटिस करते हैं। उनका जो तैयारी का तरीका है ना, वो थोड़ा सा वो वैसा होता है ना कि जैसे इसको खोलना होता है, कैरेक्टर को ऐसे फाड़ना शुरू कर देते हैं वो। अगर वो सही जा रहा है, अगर एक्टर ने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी शामत है, फिर वो आपका एकदम निचोड़ लेंगे। तो वो दोनों ही तरीके में बहुत अच्छा है, एक तरह से कि वो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट निकल के बाहर आता है उसका, और दूसरा कि वो एग्जॉस्टिंग भी होता है, कई बार बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो मैंने उनको उसके बाद, क्योंकि मैंने उनके साथ एक और फिल्म की, संदीप, पिंकी और फरार, जो अभी रिलीज नहीं हुई है। वो भी रिलीज नहीं हुई। हाँ, फिर क्योंकि लव स्टोरीज हमने सिर्फ 7 दिन का शूट था टोटली, हमने उसके लिए 4 दिन तो रिहर्सल की थी, 3-4 दिन रिहर्सल और वो सब हुआ। और उन्होंने इतना रियलिस्टिक लेके आए उस कहानी को, इतना मजेदार। और फोन पे जो फोन कॉल्स है, तो एक्चुअली उधर कहीं बाहर जाके आधा किलोमीटर दूर फोन कर रहे हैं वो, मतलब ऐसा नहीं, पता है हमें डायलॉग क्या, हम करते हैं, सब करते हैं हम, यहाँ उधर से जो भी बोल रहा हो हमें तो वही बोलना है ना। तो वो उनको उस इम्प्रोवाइजेशन में मजा आने लगा। तो वो नीचे जाके, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, बंगलो है मड आइलैंड में खाली, तो रात को वैसे भी सन्नाटा है, तो वो बाहर जाके बात कर रहे हैं हाँ फोन पे, और मैं सुधीर हूं तो वो सलमान बन के बात कर रहे हैं। और रैंडम इम्प्रोवाइजेशन, मतलब चलते शो में कुछ भी बोल रहे हो, सीन चल रहा है, अंदर मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और जो टोटल 30 सेकंड का सीन है, आधे मिनट का सीन है, वो 3.5 मिनट चल रहा है, 4 मिनट तक चल रहा है, सिंगल टेक, बोले जा रहे हैं कुछ ना कुछ, और मैं खाली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, जो वो बोल रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, जो बोल रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा है, उधर सलमान दारू पी के बैठा हुआ है और बोलता है सुधीर कुछ तो गड़बड़ है ना, मेरी वाइफ, मुझे शक हो रहा है, और वाइफ पीछे खड़ी है उसकी। 4 मिनट, 4.5 मिनट, 5 मिनट बोलते ही जा रहे हैं, और मैं खाली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं बाद में काट लूंगा, तू अभी लगा रहे। क्योंकि उनको मजा आने लगा, जब तक मॉनिटर पे थे वो जो 1.5 मिनट का जो सीन हमने किए इम्प्रोवाइज करके, उनको मजा आने लगा। तो संजय सर को भी बिठा रखा, ऐसा नहीं संजय सर उस दिन उनका सीन नहीं था, संजय सर का उस दिन कोई सीन नहीं था, उनको खाली फोन कॉल थी जो अगले दिन करने वाले थे। संजय सर आए हुए, उनको भी मजा आ रहा था सब करने में। संजय सर पूरी रात वहां बैठे रहे, संजय कपूर जी, और पहले उनसे फोन पे बात करवाई, वो बेचारे नीचे जाके फोन पे बात कर रहे हैं, फिर उनको छोड़ दिया कि आप रुको, अब मैं शुरू करता हूं। तो वो एक सीन जो हम मुश्किल से आधे घंटे में खत्म कर सकते थे, हमने उसमें 2 घंटे लगाए। वो हर बहुत सीन को इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, हर चीज उनका प्लान्ड है। और मतलब आप जो भी पूछे उनसे, वो पूरी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब हर किरदार का, हर सीन का, जो भी आपको चाहिए। और उनको ऐसा वाला है, वो बैठ के कलर देखना शुरू कर देंगे, वो पर्दे के कलर पे अटक गए ना, वो 3 घंटे तक पर्दे के कलर पे अटके रहेंगे, आप बैठे रहो बाकी लोग। उनको पीछे एक पर्दा है, उसका कलर कुछ तो अलग चाहिए, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को, सारे एक्टर ऐसे करके बैठे हुए, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, अरे यार पता नहीं कुछ पर्दे का कलर गड़बड़ हो गया है। वो ऐसा आदमी है, इतनी डिटेलिंग वाला आदमी है कि वो अलग लेवल पे डिटेलिंग वाला आदमी है। जैसे सर कह रहे थे, अगर आपने उससे पूछ लिया कि यार ये सुधीर का कैरेक्टर है, इसका क्या रहा होगा बचपन, आओ बैठो, और वो सुनाना शुरू करेंगे फिर सुधीर का बचपन। वो बहुत डिटेलिंग वाला आदमी। और राजी का एक्सपीरियंस कैसा सर, कैसा था जयदीप जी मेघना गुलजार के साथ? मेघना जी, जैसे ये बहुत, अभी सर कह रहे थे ना अपना, नीरज सर ने तो डेफिनेटली किया है, और मेरे से पहले ही किया है, क्योंकि तलवार देख के मुझे आज भी याद है, तलवार देख के हम बाहर निकले सिनेमा में, मेरे अंदर से आह निकली थी। मैंने यार पता नहीं, ये फिल्म बन रही थी तब हम कहाँ मरे पड़े थे, कहाँ सो रहे थे, कुछ भी करने को मिल जाता, मतलब मजा ही आ जाता। और किस्मत अच्छी होती है ना, उतने अंदर से निकलती तो बात पहुंचती है। अगली फिल्म में कॉल आ गया कि हाँ एक बार आ जाओ, तो मैं अपनी तरफ से, इससे पहले कि नीरज सर बताएं, क्योंकि अभी इंटेलेक्चुअली जो अपने दिवाकर सर का इंटेलेक्चुअल है, वो सब है मेघना में, पर वो है ना रूह वाली औरत है, वो है दिल से निकलती है, वो आपके साथ रो पड़ेगी चलते सीन में, और वो कोना पकड़ के बच्चों की तरह सुबक रही होगी, आपको उसको मना के वापस लाना पड़ेगा, मेघना मैम इट्स ओके, इट्स अ सीन, और फिर एकदम ऐसी हो जाएगी कि हाँ चलो चलो काम करते हैं।
वो उनका ना, उनका दिल जी रही होती, सब कैरेक्टर उसके अंदर हैं, सब के सब किरदार उसके अंदर हैं। मैं लिख के दे सकता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है राजी में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल फिल्म थी, बहुत इमोशनल जर्नी थी सबके लिए, वो उतनी इमोशनल जर्नी तलवार रही है। तो मैं लिख के दे सकता हूँ नीरज सर का कैरेक्टर जो था, मतलब डॉक्टर तलवार, उनकी वाइफ और इरफान सर, और ये सब जिए हैं उन्होंने अपने अंदर इमोशनली, और सबके साथ चली होंगी। वो एग्जॉस्ट हो जाती है शाम तक, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती है। वो रूह है, मतलब ऐसी प्योर आत्मा बोलते हैं ना जिसको। मैंने बोला है उनको बीच में कि कभी लाइफ में एक सिंगल पासिंग शॉट भी दोगे ना, पीछे से निकल जाऊंगा बिना कुछ कहे। सच बता रहा हूँ। नीरज जी, आपने कैसा कहा था? क्योंकि दोनों ही एक्चुअली दोनों ही बहुत करीब हैं, जो सिनेमा लवर्स हैं दोनों ही फिल्में बहुत करीब हैं। हाँ, अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि जयदीप और मेरे बड़े कॉमन डायरेक्टर्स हैं भाई। अनुराग कश्यप, दिमाग नहीं, मेघना के बारे में वही मैं कहूंगा जो जयदीप कह रहे हैं। और तलवार के दौरान भी मुझे अभी याद है, जब भी हम लोग शॉट्स लेते थे, वो कैमरे के पीछे खड़ी होती थी, और जब भी मैं आता था किसी भी सीन के लिए, वो वहां बस सुबह सुबह के रो रही है, और वो ये कहती कि मैं देख नहीं पा रही, और उनको फिर कैमरामैन समझा रहा है, फिर कोई और आके उनको कह रहा, कोई उनका मतलब, वो सभी उनके साथ उस पर, और सच में रोती थी। और इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, तो आपको भी एक तरीके से जो वाइब्स वो दे रही हैं, देखिए, एक वक्त में आकर आप जब आप सिनेमा करते हैं या फिल्म करते हैं, वो एक थिएटर एक्सपीरियंस भी हो जाता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि कैमरे के पीछे डीओपी है और एक डायरेक्टर का। yes. तो ये तो हो गया ना, ये लाइव परफॉर्मेंस। बीच में एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है कैमरा, लेकिन जब एक्टर परफॉर्म कर रहा है, वो डिजिटली नहीं कर रहा है, वो लाइव कर रहा है, और लाइव वहां एक डायरेक्टर भी खड़ी है और एक डीओपी भी खड़ा हुआ। तो दैट इज थिएटर, दैट्स द सेम एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर। सो आई एंजॉय दिस सो मच। और वहां पर जो भी रिएक्शंस वहां से, चाहे वो डीओपी हो या डायरेक्टर हो, whatever reactions come from there, the actor can absorb that, and that is a very lovely give and take, and Meghna created that space to be वो there. अपने एक्टर्स को ऐसे बच्चे की तरह रखती है सेट पे, कि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इनके थ्रू मुझे कहानी कहनी है अपनी। इनके आसपास कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा जिससे ये डिस्टर्ब हो। और तलवार के दौरान ये मेरे ख्याल से सेकंड फिल्म थी उस समय, शिप ऑफ थीसिस के बाद, ये थर्ड, सॉरी, ब्योमकेश उसके बाद। तो उस वक्त भी मुझे अभी भी याद है, जब मैं गया था कांदीविल में, हम लोग शूट कर रहे थे कॉलेज के अंदर सेकंड फ्लोर पर, और जाने से पहले मैंने एडी से भी कहा था और मेघना जी से भी कहा था कि मेघना, आई वांट कंप्लीट साइलेंस बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर, इट्स अ ट्रैजिक कैरेक्टर। सो लोगों का आना जाना, कमरे के अंदर है तो जाहिर है कि लोग आना जाना करेंगे, टेक्नीशियंस रहेंगे, बहुत लोग रहेंगे। मैंने रिक्वेस्ट खाली किया था कि देखो, अगर हो सके इस सीन के लिए थोड़ा सा मतलब साइलेंस रखो, बड़ा मुश्किल होगा लेकिन मेरे लिए काम करना। उन्होंने मतलब आते ही इस तरह से सबके ऊपर चिल्लाया कि निकलो सब यहाँ से, क्लियर करो यहाँ से। और मुझे भी लग रहा था यार, ये तो मेरी थर्ड फिल्म है, मुझे कोई जानता भी नहीं है, वो शिप ऑफ थीसिस लोगों ने देखा है, लेकिन इतना रिस्पेक्ट, और जिस तरीके से वो एक एम्बियंस को क्रिएट करती है, जिस तरीके से, और जो ट्रीटमेंट वो देती है एक एक्टर को, इतना मजा आता काम करके। अमेजिंग, अमेजिंग। लेडी एक्टर है तो और भी मजा आता। देयर सेंसिटिविटी इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, और वेरी, आई थिंक वेरी टू द पॉइंट होता ना कि यार ये अंदर घुसने वाली बात है। ये आई रिमेम्बर दैट सीन राजी में ना, लास्ट वा का जो सीन था जिसमें सहमत आती है और वो बच गई है जिंदा, और वो वापस आके मीर के ऊपर चिल्लाती है, सारा गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सब निकलता है, और बोलती है मुझे घर जाना है, मुझे आज से पहले कि मैं आप जैसी हो जाऊं, मुझे अपने घर ले जाना है। उस दिन उससे पहले 2-3 सीन किए थे इन लोगों ने हाफ टाइम में, क्योंकि मैं हाफ टाइम के बाद आया था, और सुबह वाला सेशन थोड़ा भारी हो गया था सबके लिए, बिकॉज इट्स अ मेघनाज फिल्म, कि उस परिवार में जितने भी डेथ होती ना, वो एक ही दिन उन्होंने सीन फिल्माया था कि सबका बरियल जो है वो एक ही दिन शूट करेंगे। अब वो सीन सारे के सारे हैवी हैं, तो पहले ये पूरा यूनिट उधर रो के आई, लास्ट में यहाँ आ गए, और वो सीन इतना भारी था क्या आप है ना, वो मरघट जैसी शांति होती ना, पटियाला में शूट कर रहे थे हम, वो सीन खत्म हुआ ना, पैकअप बोला गया ना कुछ, सब अपना अपना सामान उठाए और चुपचाप निकल गए वहां से, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मतलब
हमें पतंगों की आवाज आ रही, जो जो थोड़ी बड़ी मक्खियां होती है ना, पतंगे, कीट पतंगे उड़ते हैं, उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी खुले में, और वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। अमेजिंग। पाताल लोक आ रही है। मुझे तो ये सबसे ज्यादा मजा आ रहा है कि जिन जिन लोगों ने ये वाली इंटरेक्शन देखनी है ना, वो जरूर से पाताल लोक तो देखने ही वाले हैं, बिकॉज ब्रिलियंट जी जी, प्लीज देखिए। और अमेजिंग। हमें एक्चुअली बहुत लंबा टाइम हो गया, हमें पिछले से आ रहा है कि वो शायद अगले कुछ मीटिंग्स के लिए फोन कर रहे हैं बार बार। हाँ, तो थैंक यू सो मच Zoom फॉर link सारे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज। थैंक यू सो मच, और प्लीज देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा सब। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया।